ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। हालांकि जैसे ही इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जोयान गोल्डन टावर के अंदर एंटर होता है, तभी जोयान के सामने एक गोल्डन लाइट साइन होती है। जो लोंगी होता है जो स्माइल करते हुए जॉन के सामने आ जाता है। तो जॉन लोंगी को स्माइल करते हुए देखते हुए उसके सिर पे प्यार से हाथ फेरता है और इसके बाद जॉन कहता है, लोंगी तुम्हारा औरत तो स्ट्रॉन्ग लग रहा है, क्या तुमने वास्तव में एक बार फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया है? जिसमें लोंगी तुरंत ही स्माइल करते हुए कहता है, रैंक 5 की काफी सारी लाइटिंग्स मैंने ऑब्जर्व की थी और रैंक 5 की जो लाइटिंग्स है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, जिसके कारण मेरी पावर 4 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंचने वाली है। और इस टाइम पे ये सब बताते हुए वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी जॉन कहता है, 4 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पर, वाह। जिसके बाद जॉन कहता है, पिल रिफाइनमेंट में लैंगटियन भी पावरफुल हो गया है या तुम भी स्ट्रॉन्ग हो गए हो? लगता है मुझे भी अपनी पावर को जल्द से जल्द बढ़ाना होगा, वरना एक लीडर के तौर पर तो मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा। जोयान की बात को सुनकर लोंगी तुरंत ही कहता है, बहादुर क्या आप खुश नहीं है कि मेरी पावर बढ़ गई? जो सुनकर जॉन तुरंत ही कहता है, ये कैसे हो सकता है, तुम्हारी पावर बढ़ने से तो मैं पहले ही काफी ज्यादा खुश हूँ। वैसे लोंगी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और ऐसा कहते हुए जॉन लोंगी के मोटे गोल मटोल गालों को खींचने लगता है, जिसपे लोंगी तुरंत ही कहता है, क्या बात है, क्या कोई जरूरी बात है? जिस पे जॉन कहता है, नहीं बस ये इतना है कि फ्यूचर में तुम मुझे डैडी नहीं कहोगे, तुम मुझे कुछ और कह सकते हो। जिस पे लोंगी हैरान होते हुए कहता है, मैं आपको डैडी नहीं कहूँ तो मैं आपको क्या कहूँ? तभी जॉन कहता है, जैसे कि सब लोग मुझे कहते हैं यंग मास्टर जियो, तो तुम भी मुझे यंग मास्टर जियो कह सकते हो या बिग ब्रदर कह सकते हो। जिस पे लोंगी तुरंत ही उदास होते हुए कहता है, नहीं मैं केवल आपको डैडी ही कहूंगा, आप ही ने मेरे लिए सोल को इकट्ठा किया था, तो आप मेरे फादर हैं। इस टाइम पे तो लोंगी जॉन की घंटा बात सुनने को रेडी नहीं होता। साथ ही लोंगी के ऐसे बिहेवियर को देखकर जोयान तुरंत ही अपना सिर हिलाते हुए कहता है, मैं वास्तव में तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है पहले तुम लाइटिंग को ऑब्जॉर्व कर लो, तब तक मैं झान लाओ को ढूंढता हूँ। तभी लोंगी भी तुरंत ही कहता है, मैंने भी उसे काफी देर से नहीं देखा। साथ ही साथ वो टावर के पीक की तरफ देख रहा था। जिसके बाद जोयान टावर के सेंटर में हवा में तैर रहे ओल्ड जान की तरफ देखते हुए कहता है, एल्डर जान। साथ ही इस टाइम पे एल्डर जान ऐसे लग रहे होते जैसे कि ब्राइट मून को देख रहे हो, लेकिन ओल्ड जान तो अभी भी टावर के पीक ही एरिया को देख रहे होते हैं। जिससे जॉन हैरान होते हुए कहता है, मुझे इग्नोर कर रहे हैं। हालांकि तभी पूरे ही टावर में अचानक से फ्लक्चुएशन होने लगता है, जैसे कि टावर के अंदर अर्थक्वेक आ गया हो और स्पेस अचानक से फ्लक्चुएट होते हुए टावर्स में काफी सारे रुइंस एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि ब्राइट तरीके से ग्लो करने लगते हैं और एक ग्रीन कलर की लाइट चारों तरफ से निकलने लगती है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे टावर के अंदर से कुछ निकलने वाला हो। तभी जमीन पर जोयान लोंगी की फिगर को पकड़ता है और थोड़ा सा अनबैलेंस होते हुए अपने बोन विंग्स को फैलाते हुए हवा में आ जाता है। साथ ही यहाँ पे जोयान टावर के आसपास के एरिया में टाइम पर एल्यूजनरी स्केन नहीं भाई स्नेक की शैडोज को देख सकता था, जिससे जॉन काफी ज्यादा चौंका हुआ होता है। साथ ही इस टाइम पे जॉन ने देखा था जो ये स्नेक शैडोज थी, इनकी जो इमेज थी काफी ज्यादा कंडेंस्ड थी और पूरे गोल्डन टावर के अंदर की गोल्डन लाइट बढ़ती ही जा रही होती है। हालांकि ये गोल्डन लाइट तुरंत ही सारे स्नेक्स को कवर कर लेती है और एक स्नेक नेट की तरह इन सभी को वापस से दीवार के अंदर छिपना पड़ जाता है। जो देखकर तो जियान हैरान होते हुए कहता, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है? तभी ओल्ड जान की आवाज आती है, भले ही ताकत थोड़ी कम हो फिर भी दुनिया के रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ना इम्पॉसिबल है, ये अफसोस की बात है। तभी जान तुरंत ही इसे सुनकर ओल्ड जान की तरफ देखते हुए कहता, ओल्ड जान क्या इस टावर में कोई और भी है? मैंने इसके बारे में कभी आपसे सुना नहीं। इस टाइम पे जॉन वास्तव में जानना चाहता था कि आखिरकार ये स्नेक घोस्ट शैडो थी क्या। तभी ओल्ड जान कहते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बात अभी आपके जानने के लिए नहीं है, जब टाइम आएगा तो आप इसे जान जाएंगे। बस शॉर्टकट में मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि ये चीज आपके लिए बुरी नहीं है, इसीलिए वेट करो और धैर्य रखो, टाइम आने पर आंसर तुम्हें मिल जाएगा। तभी जॉन कहता, आपने जो कहा उससे ऐसा लगता है कि जैसे इन एल्यूजनरी स्नेक से मेरा कोई लेना देना हो। जो सुनकर ओल्ड जान स्माइल करते हुए तुरंत ही अपना सिर हिलाते हुए जो यान की तरफ देखते हैं। हालांकि इस टाइम पे जॉन इस चीज को जानना चाहता था, लेकिन जॉन ने फील कर लिया था कि ओल्ड जान उसे ये नहीं बताने वाले, जिससे जोयान थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड फील करता है, इसीलिए जोयान पूछना भी बंद कर देता है। तभी ओल्ड जान कहते हैं, लड़के तुमने स्पिरिट सील मॉस को भी प्राप्त कर लिया है, तुम्हारे पास स्काई फायर भी है, तुम्हारे पास घोस्ट सोल भी है जिसे तुमने अब्सॉर्ब कर लिया है, साथ ही स्पिरिट सील भी तुम्हें मिल गई है। तो क्या तुमने मैरोफिल को रिफाइन करने के लिए टाइम का यूज नहीं किया? अपनी प्रेजेंट टाइम की फिजिकल स्ट्रेंथ को भी तो तुम्हें बढ़ाना है, क्योंकि तुम्हारी अभी की फिजिकल स्ट्रेंथ मोस्ट ऑफ ब्लड के लिए अभी भी काफी ज्यादा पतली है और इतनी सी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ तुम कभी मोस्ट ऑफ ब्लड को अब्सॉर्ब नहीं कर पाओगे और उसकी पावर को झेल नहीं पाओगे। साथ ही वो जोयान की बैटल स्किल्स के बारे में बात करते हैं, जहाँ जोयान के दिमाग में हेवन क्रिएशन पाम, एंग्री बुद्धा लोटस, एम्परर यान बॉडी, फ्लेम एक्सप्लोसिव स्लैशिंग रूलर, 3000 लाइटिंग मूवमेंट, स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज, येलो स्प्रिंग पाम, येलो स्प्रिंग फिंगर और येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर और बाकी के सारे अटैक जोयान के दिमाग में एक एक करके आने लगते हैं, जिससे जोयान थोड़ा सा हैरान होता है। हालांकि जॉन पता था ये बैटल स्किल काफी ज्यादा यूजफुल है, लेकिन ये वो बैटल स्किल थे जो यान डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर से लाया था, डुकी कॉन्टिनेंट के अंदर से डाउडी कॉन्टिनेंट पे लाया था और झान लाओ ने इनमें काफी सारे चेंजेस किए थे, जिससे पहले ये इंटेंट क्लास तक पहुंच गए होते हैं।
लेकिन जो यान को बार बार खतरनाक फाइट में पता चला था कि उसके जो अटैक्स हैं वो अभी भी काफी नहीं हैं और थोड़े वीक हैं, और केवल यान हुआ सांची यानी कि जॉन का रूलर अटैक वो बस थोड़ा यूजफुल है। जहाँ तक कि जॉन के स्किल्स की बात है तो 3000 लाइटिंग मूवमेंट जॉन उनको बोन विंग के साथ कंबाइन कर यूज कर सकता था और जॉन की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट थी। साथ ही जॉन के जो सोल अटैक थे जैसे येलो स्प्रिंग, डिवाइन एंगर, उन्होंने कई बार काफी अच्छे अचीवमेंट प्राप्त किए थे, लेकिन इनका इफेक्ट केवल मॉन्स्टर्स पे था जिनके पास अच्छी स्पिरिचुअल पावर नहीं थी। साथ ही इक्वल लेवल के लोगों के बीच में ये कोई भी फायदा नहीं उठा पा रहे होते। साथ ही जॉन के पास कोई भी सोनिक वेब अटैक नहीं था, क्योंकि वॉइस किया कि सोनिक वेब के जो भी अटैक थे वो काफी ज्यादा पावरफुल होते थे जिससे ग्रुप में फाइट की जा सकती थी। हालांकि जो यान के पास थे तो बहुत सारे, लेकिन वो यहाँ पे यूजफुल नहीं थे, जो सोचकर जोयान तुरंत ही कहता है ऐसा लगता है कि मुझे सबसे पहले अपनी बैटल स्किल्स को सुधारना होगा। जिसके बाद जोयान टावर के सेकंड फ्लोर पर जाने के बारे में सोचता है, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे बैटल स्किल थे, और अगर जोयान सोच रहा था कि वहाँ पे कोई अच्छा बैटल स्किल नहीं मिला तो इसके बाद वो ऑक्शन हाउस से बैटल स्किल्स को खरीदेगा। जिसके बाद जोयान सोचता है कि मैरोपिल के लिए अभी भी टाइम की बात है, उसे वो तुरंत ही अब्सॉर्ब कर लेगा। साथ ही जहाँ तक बाकी की चीजें जो उसका ध्यान भटका सकती हैं, वहाँ पे जॉन को अपना पेशेंस बना के रखने की जरूरत थी। जहाँ तक मैजिकल कोर की जरूरत थी, अगर वो जॉन को मिलते हैं तो वो जॉन ब्रेक थ्रू भी कर सकता था। साथ ही जॉन को जो वो स्टोन टैबलेट स्टील मिली थी वो भी काफी अजीब सी चीज थी। साथ ही वो जो बॉक्स जो जॉन को ग्रेट चांस के तौर पर मिला था जिसके अंदर हेवनली फ्लेम्स थी या कि स्काई फायर, वो तो और भी काफी ज्यादा खतरनाक चीज थी जिसके बारे में जॉन समझ में नहीं आ रहा था। साथ ही जेड पेंडेंट, उससे मिला मैप, उसके लिए जॉन को अभी भी जेनी के मैसेज का वेट करना था। साथ ही जहाँ तक स्पिरिट सील की बात है, उसे अब जॉब नहीं किया जा सकता था, इसलिए जॉन उसे अपनी स्टोरेज रिंग में ही रखता है। जिसके बाद जोयान अपने स्टोरेज रिंग में 2 टुकड़ों को उठाता है जो कि एक मैप के टुकड़े थे, जिसमें एक से जॉन ने पिल रिफाइन कंपटीशन में एक टुकड़े को प्राप्त किया था और दूसरा जॉन को ऑक्शन हाउस में मिल गया था। साथ ही ऐसा लग रहा था ये किसी मैप के लोअर पार्ट होने चाहिए, क्योंकि इन्हें जोड़ने पर ये एक दूसरे से जुड़ भी रहे होते हैं। और इसके बाद जॉन वो मैप्स निकालता है जो कि किंग हाउरान ने जोयान को दिया था। इस पे जोयान देख सकता था कि ये मैप डाउडी कॉन्टिनेंट के एक्सट्रीम नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहा होता है, जहाँ ऊंचे पहाड़ और एक अंधेरी गुफा का निशान होता है। और जॉन को लग रहा होता है ये कोई एशियन प्लेस होना चाहिए जहाँ पे काफी अच्छी चीजें उसे मिल सकती थी। जिसके बाद जोयान जेड पेंडेंट के मैप के बारे में सोचता है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जॉन को अब तक नहीं पता था कि वो मैप कहाँ का है। जिससे जॉन खुद से ही कहता है कि मैंने गलती से लगता है किसी एशियन ट्रेजर का मैप पा लिया है, लेकिन जब हम लोग पावरफुल हो जाएंगे तो हम सबसे पहले ऑक्शन हाउस में जाकर काफी सारे स्किल्स को परचेज करेंगे। हालांकि मुझे नहीं पता कि मैप पे बताया गया जो स्थान है वो कौन सा है और वहाँ पे ट्रेजर क्या होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जाना इजी नहीं होगा। आखिरकार ये एशियन टाइम से बची हुई एक चीज है। जिसके बाद जॉन अपनी स्टोरेज में और अंदर तक देखता है तो उसे कुछ मैप्स मिलते हैं, I mean कुछ स्क्रोल्स जो ओल्ड डायमंड एम्परर ने जोयान को दिए थे। और इन्हीं स्क्रोल्स के कारण जोयान को डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर एक ऐसा आदमी बना दिया गया था जिसे पैसे और धन दौलत की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। और साथ ही साथ अब जब जोयान रैंक 5 का अल्केमिस्ट बन चुका था तो वो कुछ हाई रैंक के पिल फॉर्मूलों को यहाँ पे देख रहा होता है ताकि उसे कोई अच्छा पिल फॉर्मूला मिल जाए। साथ ही जोयान को किंग मुयर की भी रिक्वेस्ट याद थी, क्योंकि उसने जोयान से रिक्वेस्ट की थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास कोई ऐसी पिल हो जो उसे 5 स्टार से 6 स्टार पे काफी आसानी से ब्रेक थ्रू करा दे। तो जोयान इस चीज को भी जानना चाहता था। हालांकि जोयान को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी कोई चीज होगी, लेकिन कुछ स्क्रोल्स को देखने के बाद जोयान को वास्तव में किंग मुयर के बेतुके रिक्वेस्ट के लिए भी एक पिल मिल जाती है, जिसके लिए जोयान को 3 8 स्टार वाटर एट्रीब्यूट के मैजिकल कोर की जरूरत थी। साथ ही 3 स्काई सोल डायमंड ग्रास के पौधों की और 3 घोस्ट स्पिरिट स्टोन। और जब जोयान रिक्वेस्टेड इंग्रेडिएंट को देखता तो जोयान तो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है, क्योंकि जोयान को पता था घोस्ट स्पिरिट सील और घोस्ट स्पिरिट ग्रास और स्काई स्पिरिट ग्रास और घोस्ट स्पिरिट स्टोन, ये दोनों ही जोयान ने कभी भी नहीं सुने थे। साथ ही साथ केवल 3 8 स्टार वाटर एट्रीब्यूट मैजिकल कोर, ये जोयान को पीछे हटाने के लिए और इस पिल को न रिफाइन करने के लिए पहले ही पर्याप्त रीजन दे रहे थे। साथ ही जोयान समझ गया था कि यह कोई नॉर्मल पिल फॉर्मूला तो नहीं होगा, क्योंकि अगर रिक्वेस्टेड आइटम इतने ज्यादा खतरनाक है तो पिल फॉर्मूला और पिल दोनों ही काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। साथ ही जोयान ने देखा था ओल्ड डायमंड एम्परर द्वारा छोड़े गए कुछ पिल फॉर्मूले जो हाई रैंक के और अजीब थे, वो रैंक 7 से रैंक 9 तक होते हैं, जिन्हें देखते हो तो जोयान लगभग हाँपने लगा होता है। जिसके बाद जोयान तुरंत कहता है अगर इन पिल्स को वास्तव में रिफाइन कर लिया जाता है तो जो क्लेन की आर्मी डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर बेझिझक चल सकती है, लेकिन इसके अंदर के इंग्रेडिएंट 100 में से 99 अल्केमिस्टों की जान का कारण भी बन सकते हैं। साथ ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हर्ब्स को ढूंढने की तो जरूरत ही नहीं है। अकेले मैजिकल कोर जिनकी क्वांटिटी कम से कम 7 से 8 स्टार पर थी, और कई तो 9 स्टार मैजिकल बीस्ट के भी मैजिकल कोर की रिक्वेस्ट कर रहे थे, ये पहले इस पिल को काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट घोषित कर रहे होते हैं। जिससे जोयान कहता है इससे लगभग मुझे उम्मीद हुई थी, लेकिन इस उम्मीद ने मुझे निराश कर दिया।
मुझे अब क्या करना चाहिए। जॉन को पता था लगभग 8 स्टार के जो मॉन्स्टर्स थे या कि बीस्ट थे वो डाउडी कॉन्टिनेंट से लगभग गायब हो चुके हैं। जहाँ तक 9 स्टार के बीस्टों की बात थी, ऐसा लग रहा था कि उनके बारे में कभी किसी ने सुना ही नहीं कि है भी या नहीं। तो जॉन को समझ नहीं आ रहा होता कि पिल रिफाइन करेगा कैसे वो। साथ ही अगर कोई मैजिकल कोर बचा भी होगा तो भी वो काफी पावरफुल हाउसेस के पास होगा और जॉन को मात्र पिल रिफाइनिंग के लिए तो वो नहीं मिलेगा। तो विजन स्माइल करते हुए कहता है लेकिन जो जॉन और नान एर्विंग उन्होंने वारक्राफ्ट फैमिली की जान बचाई थी। और ऐसा सोचते हुए जॉन अचानक से हंसने लगता है और इसके बाद जोयान अचानक से अजीब तरीके से हंसना स्टार्ट कर देता है क्योंकि नान एर्विंग और जो जॉन जो वास्तव में इतने टैलेंटेड और पावरफुल थे, उन्होंने वास्तव में उस लड़की को अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। जिसके बाद जॉन सोचता है कि उसे सबसे पहले तो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट, मैजिकल कोर और काफी सारे बैटल स्किल्स इकट्ठे करने पड़ेंगे क्योंकि इस टाइम पे जोयान को पूरे जियो क्लेन को स्ट्रॉन्ग करना था। साथ ही जेनी जो यान की खरीदारी में सबसे बेस्ट हो सकती थी और इनर मामलों को संभालने में टीम को मैनेज करने के लिए सबसे बेस्ट था ले साओलोंग, जिसके कारण जॉन को काफी सारी चिंताओं से बचा लिया गया था। साथ ही जहाँ तक पिल की प्रॉब्लम थी उसे लैंगटियान ने संभाल लिया था, यानी कि उसे पिल फॉर्मेसी में लीडर बनाया जा सकता था। इसलिए अब जॉन को केवल अपनी पावर को बढ़ाने पे ध्यान देना था, वरना वो सच में यहाँ पे इन सभी के सामने एम्बेरस होता। साथ ही यहाँ पे जॉन टीम की स्किल्स को भी सुधारना चाहता था, इसलिए जॉन चाहता था कि लैंगटियान को भी एक घोस्ट सोल मिल जाए जिसे वो रिफाइन करके अपनी पावर को बढ़ा सके। साथ ही जोयान किसी को डी झो भेजना चाहता था जो कि वहाँ पे जाकर वापस से जियो क्लेन के लोगों को यहाँ पे ला सके। साथ ही जॉन सोच रहा था कि अगर जैसी कि उसने स्ट्रेटजी बनाई वो स्ट्रेटजी अगर वैसी ही चलती है तो डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर उसे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। साथ ही वो भी अपने जो क्लेन को डाउडी में कॉन्टिनेंट में एक पोजीशन दिला सकता था, जिससे जॉन थोड़ा सा एक्साइटेड होता है। साथ ही इस टाइम पे जोयान काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और ऐसा सोचते सोचते जॉन ने मैरो पिल के जो लिक्विड को होता है उसे पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया होता है, जिससे जॉन की बॉडी में काफी ज्यादा उसे पावर फील हो रही होती है। साथ ही यहाँ पे जॉन की मेरेडियंस पूरी तरीके से रिफाइन हो चुकी होती है और क्लियर हो चुकी होती है। साथ ही साथ जोयान की बॉडी पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही होती है। साथ ही जॉन अपनी बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ को फील कर सकता था, जिससे जॉन तुरंत ही कहता है कि वास्तव में मैरोपिल तो काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद जॉन अपनी ओरिजिन क्वी का यूज किए बगैर अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ एक पंच शूट करता है। साथ ही उसके इफेक्ट से जॉन काफी ज्यादा एक्साइटेड भी फील कर रहा होता है। जिसके बाद जॉन तुरंत ही कहता है अगर मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा मैरोपिल को यूज करता हूँ तो मुझे तो पता नहीं मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ अपना टर्की फुल टू कॉन्फिडेंस में होता है कि भाई मैरोपिल एक बार काम कर चुकी है, बार बार काम करेगी। तभी वहाँ पे एक व्हाइट फिगर साइन होती है और एल्डर झान अपेयर होते हुए कहते हैं बुरा नहीं छोटे साथी, बुरा नहीं, पावरफुल हो रहे हो तुम। और उन्होंने एल्डर झान ने जोयान को अपना पंच घुमाते हुए देखा था, जिससे वो काफी सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे होते हैं। तभी जॉन तुरंत ही उम्मीद करते हुए पूछता है क्या मैं मोस्ट ऑफ ब्लड को ऑब्जॉर्व करने के कैपेबल हूँ, और काफी एक्साइटेड होते हुए एल्डर झान को देख रहा होता है। तभी ओल्ड झान जोयान की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम अपनी प्रेजेंट टाइम की बॉडी के साथ मोस्ट ऑफ ब्लड को सूंघने भी मत पहुंच जाना, जिससे तो जोयान उदास हो जाता है। तभी जॉन कहता है मैंने स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जॉर्व कर लिया है, आई मीन स्काई फायर को ऑब्जॉर्व कर लिया है, जिसमें एक न्यू पावर है जो कि है पिल स्काई फायर। साथ ही मैंने घोस्ट सोल को भी ऑब्जॉर्व कर लिया है जो कि स्केलेटन एंसेस्टर है, और मैरो पिल को भी रिफाइन कर लिया है। फिर भी मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी होगी, इससे तो कुछ होना चाहिए। क्या आप मुझे बेवकूफ बना रहे हो? क्या सच में मोस्ट ऑफ ब्लड इतना भी खतरनाक है? जैसे हम बात में विश्वास नहीं करते वैसे जॉन को भी नहीं हो रहा था। जो सुनकर लाओ जान तुरंत ही कहते हैं लड़के तुम्हारी बॉडी के अंदर 3 स्काई फायर, 2 घोस्ट सोल हैं। साथ ही मैरो फिल से भी तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग हो चुकी है, इसीलिए यह कहा जा सकता है कि तुम्हारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो खराब नहीं है। लेकिन फिर भी तुम अपनी फाइटिंग पावर को तो देखो, तुम्हारी पावर 3 स्टार के पीक लेवल पर है। क्या तुम वास्तव में इस पावर के साथ डेमन ब्लड को, आई मीन मोस्ट ऑफ ब्लड को ऑब्जॉर्व करना चाहते हो? ये सुनकर तो बेचारे जोयान का चेहरा मुरझा जाता है। तो जॉन तुरंत ही कहता है तो क्या आपका मतलब है मेरे पास पर्याप्त बैटल क्वी नहीं है मोस्ट ऑफ ब्लड को ऑब्जॉर्व करने के लिए? और इस टाइम पे तो जॉन काफी उदास होता है। तभी ओल्ड जॉन अचानक से उनके चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो जॉन की तरफ देखते हुए कहते हैं छोटे साथी सच सच बताऊं तो मैंने पहले सोचा था कि तुम्हें कम से कम 1.5 साल तक तो कल्टीवेशन करना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि एल्यूजन के अंदर जाने के बाद तुम्हें स्काई फायर और घोस्ट सोल मिल जाएगी, जिसने तो तुम्हारा काफी टाइम बचा लिया। मैं ये कहना चाहूंगा छोटे साथी कि तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है। हालांकि जो मॉन्स्टर लेवल ब्लड लाइन है या कि याओजू ब्लड लाइन है उसका डिफेंस भी काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके लिए जो जरूरी चीज है वो है फिजिकल स्ट्रेंथ यानी शारीरिक फिटनेस, जो कि सबसे ज्यादा होनी चाहिए। हालांकि आपने काफी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सेफ रहने के लिए आपको कम से कम 4 स्टार डाउडी पर तो ब्रेक थ्रू कर ही लेना चाहिए, ताकि इसमें रिस्क कम हो और आपके लिए ब्लड लाइन को रिफाइन करना इजी हो जाए।
साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये होती है कि ओल्ड जान ने जो यान को मोस्ट ऑफ ब्लड के अब्सॉर्ब करने के लिए अब कोई भी दूसरी शर्त नहीं रखी थी। उन्होंने सिर्फ जॉन को ये कहा था कि वो सेफ रहने के लिए अपनी पावर पे थोड़ा सा ब्रेक थ्रू कर ले, क्योंकि पावर के साथ जॉन के लिए काफी इजी हो सकता था और वो जॉन के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसलिए जॉन तुरंत ही कहता है फिर मैं यहाँ पे ही अपनी पावर को सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा और आगे बढ़ूंगा। मैं जल्द से जल्द अपनी पावर को 4 स्टार पर ब्रेक थ्रू करूंगा। जिस पे वो तुरंत ही कहते हैं जाओ जाओ, तो पहले तुम अपने कल्टीवेशन रूम में जाओ और वहीं पे जाकर अपना कल्टीवेशन करो। ये मेरे टावर को तुम ऐसा अपना घर मत समझ लो। जिसके बाद वो जॉन की तरफ देखते हुए कहते हैं वैसे भी पिछले कुछ दिनों में मेरे टावर के पीक लेवल का एरिया काफी बुरी तरीके से हिल रहा है, साथ ही तेज आवाजें आ रही हैं। मुझे लगता है कि तुम इन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और अगर तुम 4 स्टार पे ब्रेक थ्रू करते हो तो उसका भी ट्रेबुलेशन यहाँ पे आएगा जो कि मेरे टावर की लंका लगाएगा। तभी जॉन तुरंत ही कहता है हालांकि मैं बाहर जा रहा हूँ लेकिन मैंने तुम्हें देखा है कि इन दिनों में तुम्हारा मूड नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। तभी ओल्ड जान कहते हैं अरे जाओ जाओ, तुम अभी बातें नहीं समझोगे। हालांकि जो यान ओल्ड जान की तरफ देख रहा होता है तभी ओल्ड जान एक बार फिर से कहते हैं अभी तुम चेंज ऑफ लाइफ में हो। जिस पे जॉन तुरंत ही पूछता है चेंज ऑफ लाइफ वो क्या है। जिस पे ओल्ड जान तुरंत ही कहते हैं अरे ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, चलो अब तुम्हें जाना चाहिए। हालांकि ओल्ड जान को पता था कि चेंज ऑफ लाइफ क्या है, इसलिए जॉन तुरंत ही कहता है अगर आपको ये चीज पता है तो मुझे लगता है कि आप मुझे गाइड जरूर करेंगे। यहाँ तक कि डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर भी इन बर्डों का मतलब किसी को भी नहीं पता था। साथ ही यहाँ पे ओल्ड जान को अच्छे से पता था कि जो यान का जो एट्रीब्यूट है वो अर्थ एट्रीब्यूट है, मतलब स्पिरिट ओरिजिन जो था वो मेनली अर्थ से आया था। जिसके बाद जॉन तुरंत कहता है वैसे मिस्टर झान कल्टीवेशन लेयर के अंदर अभी भी 2 लाइट की रेज हैं जिन्हें एक्टिवेट नहीं किया गया, तो वो किस तरीके की बैटल स्किल्स हैं। और ऐसा कहते हुए जॉन टॉपिक चेंज करता है और थोड़ा सा बैटल स्किल्स के बारे में सोच रहा होता है। तभी ओल्ड जान काफी देर तक जो यान की तरफ देखते हैं और उन्हें काफी अजीब लग रहा होता है, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता कि अजीब क्या था। इसलिए वो सहलाते हुए तुरंत ही गुस्से से कहते हैं तुम इसे बाहर निकाल कर खुद क्यों नहीं देख लेते, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना तुम केवल राइट साइड वाले को ही टच करना, बाई साइड वाले को लेना पूरी तरीके से बेकार है। तभी जॉन तुरंत ही कहता है आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या वो फाइटिंग स्किल बहुत ज्यादा हाई लेवल की है। और ऐसा कहते हुए जॉन थोड़ा सा हैरान होता है, साथ ही जॉन काफी उलझा हुआ भी होता है। तभी ओल्ड जान तुरंत ही कहते हैं मुझे नहीं पता कि ये हाई लेवल का है या नहीं, या कि किस लेवल का है। वैसे भी मुझे केवल ये पता है कि ये बैटल स्किल काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट वाला है और ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप इसे अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, और अगर आप इसे अच्छी तरीके से उपयोग नहीं कर सकते तो फिर ये जैसा है बस वैसा ही है। साथ ही एक सोल अटैक होने वाला है जो कि मुझे लगता है आपके येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर से तो बेहतर ही है। और ऐसा कहते ओल्ड जान तुरंत ही जॉन की तरफ देखते हुए स्माइल करते हैं, जो सुनकर जॉन कहता है ये कैसी बात हुई, कुछ ना बताते हुए भी इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिया। मुझे आपके इस भाषण में केवल एक ही चीज पता चली कि ये चीज मेरे येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर से बेहतर है और ये एक सोल अटैक है। और क्योंकि एक ऐसा सोल अटैक है जो मेरी ब्लड स्पिरिट आर्ट से ज्यादा मिस्टीरियस है, तो क्या ये वास्तव में ब्लड स्पिरिट आर्ट और घोस्ट सोल से रिलेटेड हो सकता है। क्योंकि जॉन को अच्छी तरीके से आता है कि येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को जो यान अपनी घोस्ट सोल की पावर का और ब्लड स्पिरिट आर्ट का यूज करते हुए मिस्टीरियस एनर्जी से और भी स्ट्रॉन्ग कर पाता था। तभी ओल्ड जान तुरंत ही जॉन की तरफ देखते हुए कहते हैं क्या तुम बेवकूफ हो, मुझे ये बताओ कि चाहे स्किल किसी भी टाइप का हो, इसका मिलना तो खुशी की बात होती है, तुम्हें इसे लेना चाहिए और खुश होना चाहिए। तुम इतना बवाल और सवाल क्यों कर रहे हो, और अगर तुम्हें इतना ही जानना है इस चीज के बारे में तो जब तुम मुझे बताओगे कि चेंज ऑफ लाइफ क्या है तो मैं आपको इसके बारे में जरूर बता दूंगा। जिसपे जॉन तुरंत ही कहता है ओल्ड जान मुझे लगता है आप सीरियस नहीं है ना। तभी ओल्ड जान तुरंत ही कहते हैं मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा छोटे साथी। ये देखकर कि ओल्ड जान वास्तव में सीरियस है, जॉन तुरंत ही उनसे माफी मांगते हुए स्माइल करता है और कहता है मिस्टर जान आप शांत हो जाइए, वास्तव में आपने हमेशा ही मुझे गलत समझा है। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है तो चेंज ऑफ लाइफ कोई बुरा शब्द नहीं है, ये आपकी पुरानी बॉडी को एक बार फिर से जिंदा और तरोताजा करने का संकेत देता है, बिल्कुल एक हर साल की तरह। साथ ही चेंज ऑफ लाइफ बूढ़े होने या कि यंग रहने के लिए एक बिल्कुल रीजन की तरह है। जॉन की चापलूसी भरी बातें और जॉन का आंसर सुनकर ओल्ड जान थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं और इसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं तो छोटे साथी तुम वास्तव में ओल्ड वर्ड का भी इस्तेमाल कर रहे हो। मैंने वैसे कभी भी तुम्हें मेरा इतना सम्मान करते हुए नहीं देखा, मुझे सच में ट्रस्ट नहीं हो रहा। खैर इसे भूल जाओ, मैं इन चीजों में तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। और ऐसा कहते हुए ओल्ड जान अपने हाथ को स्लैश करते हुए वहाँ से स्माइल करते हुए गायब हो जाते हैं। और तभी जॉन उन्हें गायब होते हुए देखते हुए कहता है अरे ओल्ड जान कम से कम मुझे ये तो बताइए कि लेफ्ट साइड की लाइट रेज में मैं उसे क्यों नहीं ले सकता, उसमें क्या है जिसमें वहां पे एक आवाज आती है, तुम अभी उसे यूज नहीं कर सकते इसलिए तुम केवल उसे देख सकते हो। जो सुनकर तो जॉन काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। तभी ओल्ड जॉन कहते हैं अगर तुम इसे ले भी लो तो भी ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। जिसपे जॉन तुरंत ही कहता है आपका क्या मतलब है, क्या ऐसा हो सकता है कि इस बैटल स्किल का लेवल काफी ज्यादा हाई हो या इसकी रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा हाई हो। यहाँ पे तो जॉन तरह तरह के थॉट सोचने लगता कि आखिरकार ऐसा क्यों होगा। तभी ओल्ड जॉन की बातों का अंदाजा लगाते हुए जॉन कहता है हो सकता है कि ऐसा ही होना चाहिए, जिससे जॉन अपने दिल में काफी खुश होता है
कि जब वो अपनी पावर को बढ़ा लेगा तो ये स्किल भी वो जरूरी मास्टर कर लेगा। जिसके बाद जॉन तुरंत ही उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पे ये दोनों लाइट बॉल होती हैं और यहाँ पे जॉन एक्साइटमेंट के कारण लेफ्ट साइड की बॉल को टच करने ही वाला होता है कि तभी एक आवाज आती है, तुझे कितना समझाया फिर भी तुझे समझ ना आया। लेफ्ट साइड का एक्साइटमेंट भले ही तेरे पास काफी ज्यादा है भाई, लेकिन वो किसी भी काम का नहीं, साथ ही उससे तुझे पेन ही होगा, इसीलिए उसे अभी यूज मत कर। लेफ्ट साइड को छोड़ और राइट साइड की बैटल स्किल को यूज कर। और ये वर्ड मैजिकल वर्ड लाओ झान द्वारा किए गए थे, जिससे तो जॉन हैरान हो जाता है। और इसके बाद जॉन के हाथ में उसकी स्काई फायर अफेयर होती है, जिसके बाद जो यान वहाँ पे उस स्क्रोल को बाहर निकाल लेता है, जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। साथ ही पहली नजर पे देखने पे ये नॉर्मल नहीं लग रहा होता। जिसके बाद जॉन एक्साइटेड होते हुए कहता है ये है कांग क्योंग हांग, पता नहीं कौन सी बैटल स्किल है, लेकिन जो भी है यही है। इसका हम आगे चल के नाम चेंज करेंगे जब हमें समझ में आ जाएगा कि इसका काम क्या है। जिसके बाद जॉन एक्साइटेड होते हुए पहले पेज को पलटता है तो जॉन तुरंत उसमें रीड करता है कोल्ड स्काई सोल टाइप फाइटिंग स्किल, जो आसपास की वर्ल्ड की एनर्जी को कंडेंस करने के लिए वास्तव में स्पिरिचुअल पावर का यूज करती है। साथ ही इस चीज को यूज करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए घोस्ट सोल्स की जरूरत होती है, जो इसकी पावर को लगभग 2 टाइम इंक्रीज कर देते हैं। जिसका अंदाजा लगाते हुए जॉन काफी हैरान होता है कि वास्तव में सोल से लड़ने वाली टेक्निक घोस्ट सोल के कारण पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और इस टाइम पे जॉन की काली आंखें तो एक्साइटमेंट में लाल हो गई होती हैं और जॉन तुरंत ही समझ जाता है कि तो ये रीजन है कि स्पिरिचुअल अटैक वास्तव में या कि सोल अटैक वास्तव में अन्य बैटल स्किल्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा रेयर होते हैं, क्योंकि उनको यूज करने के लिए और उनकी पावर को बढ़ाने के लिए घोस्ट सोल की जरूरत होती है, जो कि घंटा किसी को नहीं मिलती। साथ ही इस वर्ल्ड के अंदर शायद वर्ल्ड रैंक को छोड़कर उसके ऊपर कोई भी फाइट करने वाला सोल अटैक नहीं था। जिसके बाद जॉन जल्दी जल्दी उससे स्क्रॉल को रीड करने लगता है। जिसके बाद जॉन तुरंत ही कहता है तो वास्तव में मिस्टर झान ने मुझसे झूठ नहीं बोला, इस बैटल स्किल की रैंक के बारे में उन्हें भी कुछ भी नहीं पता, न ही इसे स्क्रॉल में बताया गया है। लेकिन वास्तव में कोई भी बैटल स्किल की रैंक कैसे नहीं हो सकती, इसकी कोई ना कोई रैंक तो होनी चाहिए। क्या ये वर्ल्ड रैंक का है या उससे ऊपर लेवल का? जॉन इस टाइम पे इसे काफी ज्यादा डिटेल से पढ़ रहा होता है, लेकिन घंटा जॉन को कुछ पता नहीं चल रहा होता। हालांकि जॉन इसकी पूरी जांच करना चाहता था, लेकिन जॉन को इस स्किल की रैंक के बारे में कुछ भी नहीं पता चला था, जिससे जॉन को थोड़ा सा अफसोस भी होता है। साथ ही जितना ज्यादा वो इस बैटल स्किल को समझता जा रहा होता है, उतना ही जो यान चौंकता भी जा रहा होता है, क्योंकि जॉन ने फील किया था ये जो स्किल थी वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस होती जा रही थी। यहाँ तक कि नॉर्मल स्किल के कंपैरिजन में तो पूरी तरीके से अलग थी। ऐसा लग रहा था इसका नॉर्मल पावर से तो कोई लेना देना ही नहीं है, जैसे किसी मिस्टीरियस पर्सन ने इसे बनाया हो। साथ ही जो यान को याद आता है कि ओल्ड जान ने क्या कहा था, अगर वो ऐसा मन लगा के कल्टीवेट कर सकता है तो वो अपनी पावर बढ़ा सकता है, और नहीं करता तो नॉर्मल पावर ये वैसी ही रह जाएगी जैसी ये है। जिसके बाद जॉन सोचता है कि चलो मिस्टर झान से पूछते हैं, लेकिन फिर जॉन सोचता है अगर मिस्टर झान को वास्तव में बताना ही होता तो वो पहले ही बता देते, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं बताया तो उसे खुद ही परेशान होना होगा। जिसके बाद जॉन कहता है अगर मैं इसका यूज कर सकता हूँ तो ये अभी भी काफी बेहतर है, इसलिए जॉन इसका कल्टीवेशन करने के बारे में सोचता है ताकि उसे पता चल सके कि ये कितना ज्यादा यूजफुल है उसके लिए। जिसके बाद जॉन तुरंत कहता है मैं काफी लॉन्ग टाइम से गोल्डन टावर के अंदर हूँ, अब मुझे लगता है कि मुझे बाहर जाना चाहिए। साथ ही टावर में जॉन के पास करने के लिए अब कुछ भी नहीं था, इसलिए जॉन जो मेंशन की तरफ जाने लगता है और वहाँ की चीजों के लिए थोड़ा सा टेंशन में होता है, इसलिए वो तुरंत ही कहता है एल्डर जान अलविदा। और इसके बाद वो लॉन्गी के सिर पे हाथ फेरते हुए झटके से जो मेंशन में आ जाता है और गोल्डन टावर को वापस से अपने हाथ में सेव कर लेता है। जिसके बाद जॉन इस जगह को देखता है जो काफी ज्यादा लाइवली लग रही होती है, चारों तरफ फूल फूल खिले हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई भी वापस नहीं आया था। जिसके बाद जॉन छोटे से वुड पूल को क्रॉस करता है और आसपास के सीन को देखने लगता है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। साथ ही गलियारे से घूमते हुए जॉन की नजर कई बार छोटे छोटे पवेलियंस पे भी पड़ी थी, जो थोड़े उल्टे और कोने में लटके हुए होते हैं, नाजुक घंटियां जो कि हर जगह पर लटकी हुई होती हैं और हवा की आवाज के कारण खनखना रही होती हैं। साथ ही आसपास के पवेलियंस में काफी सारे निशान होते हैं जो कि बरसों से लगे हुए दिखाई दे रहे होते हैं। और वहीं पे जॉन देखता है कि जो याओ खड़े हुए होते हैं जो कि पूल से सुनहरी मछली को देख रहे होते हैं, इसलिए जॉन तुरंत ही कहता है एंसेस्टर और उन्हें ग्रीट करता है। जो यान की आवाज को सुनकर जो याओ स्माइल करते हुए जॉन की तरफ देखते हैं और कहते हैं अरे छोटे साथी पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं, और उन्होंने हाथ तो उठाया ही था और तभी हाथ से एक पावरफुल अटैक जॉन की तरफ चार्ज हो जाता है, जो देखकर तो जॉन हैरान होते हुए कहता है अरे ये क्या था। जॉन के तो भागने के रास्ते ही बंद हो गए होते हैं, इसलिए उसके पैरों के नीचे तुरंत ही उसकी लाइटिंग साइन होती है और 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज करते हुए जॉन स्काई फायर का यूज करता है और जॉन तुरंत ही वहां से गायब हो जाता है। लेकिन वास्तव में इस अटैक के इम्पैक्ट में आने के कारण जॉन कई कदम तक पीछे की तरफ खिसक गया होता है। यहाँ पे जो यान की बुद्धिमत्ता और मतलब इंटेलिजेंस और खतरनाक पावर को महसूस करते हुए जो याओ भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद जो याओ तुरंत ही जो यान की तरफ आगे बढ़ते हैं तो जॉन तुरंत ही अपने रूलर को साइड में रखते हुए तुरंत ही कहता है 5 स्टार डाउरी एंसेस्टर आपको बहुत बहुत बधाई हो, और तुरंत ही उन्हें ग्रीट करता है
तभी जो याओ हैरान होते हुए कहते हैं, क्या बधाई हो छोटे साथी, वास्तव में 5 स्टार डाउडी लेवल की पावर केवल आपको 10 कदम तक ही पीछे हटा पाई। मैं तो सच में आपसे हैरान हूँ। हालांकि उसने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन आखिरकार वो 5 स्टार डाउडी था भाई। चींटी को मारने के लिए हाथी को चारों पैर रखने की जरूरत थोड़ी होती है, इसीलिए वो तुरंत ही कहते हैं, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, मेरे जियो क्लैन में शायद हजारों सालों में तुम जैसा कोई टैलेंटेड पर्सन हुआ है। तुम वास्तव में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। साथ ही तुम उस टाइम के कंपैरिजन में भी कई गुना बेहतर हो, जब मैं खुद को यहाँ पे लाया था। और जो यान को देखते हो और उसकी पसंद को देखते हो, वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी जॉन तुरंत ही कहता है, एंसेस्टर काफी ज्यादा काइंड है और मैं तो बस लकी था। और यहाँ पे जॉन थोड़ा सा चापलूसी करता है। तभी एंसेस्टर कहते हैं, अरे इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं, तुम किस्मत वाले नहीं बल्कि जीनियस हो। साथ ही तुम्हारे कंपैरिजन में तो ये जीनियस भी उतना जीनियस नहीं है जितने जीनियस तुम हो। मैं भी अपना कंपैरिजन तुमसे नहीं कर सकता। साथ ही वो इतने ज्यादा खुश होते हैं कि चेहरे की झुर्रियां भी दूर हो गई होती हैं। तभी जॉन तुरंत ही कहता है, 5 स्टार को ब्रेक थ्रू करते हुए, क्या आपको कोई चोट तो नहीं लगी एंसेस्टर? तभी जो याओ तुरंत ही कहते हैं, मुझे देखकर क्या लग रहा है तुम्हें कि मुझे कुछ चोटें लगी होंगी? इस टाइम पे जो याओ ने तो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से डाउडी 5 स्टार पे ब्रेक थ्रू किया होता है और काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। उन्हें तो कोई चोट या का कोई निशान भी नहीं होता। तभी जॉन कहता है, आपको देखकर मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, बाकी लोग कहाँ पर हैं? तभी जो याओ कहते हैं, मैं वास्तव में बिजी था, लेकिन इन कुछ दिनों में वापस आने में मुझे काफी टाइम लग गया है। साथ ही मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि बाकी सभी लोग कहाँ हैं, क्योंकि इतना ज्यादा शांत रहने की अब मुझे भी आदत नहीं है। तभी जो यान भी थोड़ा सा उदास होते हुए आंगन की तरफ देखता है, जो कि सुनसान पड़ा हुआ होता है। तभी अचानक एक आवाज आती है, अरे कौन किसे याद कर रहा है? और ये जेनी होती है, जो आंगन में अचानक से दिखाई दी थी और धीरे धीरे यही जो यान की तरफ आ रही होती है। साथ ही सूरज की लाइट के साथ वो चमकती हुई अट्रैक्टिव फिगर लग रही होती है, जो देखकर जो यान तुरंत ही कहता है, सिस्टर यहाँ कैसे आई आप? इस टाइम पे जॉन के आते ही जेनी यहाँ पे अपेयर हो गई थी, जो देखकर तो जॉन भी हैरान होता है। तभी जेनी तुरंत ही स्माइल करते हुए कहती है, सबसे ज्यादा शोर वाला प्लेस वही होता है जहाँ पे आमतौर पर आप होते हैं महाराज, और आपकी आवाज सुनकर मैं यहाँ पे आ गई। वैसे मैं अभी अभी जियो मैंशन में लौटी हूँ और आपका शोर सुनाई दिया तो मैं यहाँ पे आ गई। क्या कोई प्रॉब्लम है? जेनी की मीठी आवाज को सुनकर तो जियो यान की हड्डियां नरम हो जाती हैं। पता नहीं ये कौन सी वाली हड्डी है जो नरम हो जाती है। ओह सॉरी, नहीं। जिसके बाद जॉन तुरंत ही कहता है, वैसे सिस्टर बाकी सभी तैयारियां कैसी चल रही हैं? जिस पे जेनी तुरंत ही कहती है, बाकी सब तो बढ़िया चल रहा है। हालांकि तुम्हारे हाथ में सबसे कठिन चीज फ्रूट ऑफ लाइफ तो है, लेकिन अभी भी उस चीज के लिए या कि तुम्हारी उस पिल के लिए जो जरूरी इंग्रेडिएंट है 9 स्प्रिंग वाटर, उसे ढूंढना वास्तव में काफी मुश्किल हो रहा है। ये सुनकर जॉन भी थोड़ा सा निराश हो जाता है। तभी जेनी स्माइल करते हुए कहती है, लेकिन लकीली मुझे एक फ्रेंड मिला जिसने उसके एक्सपीरियंस के दौरान 9 स्प्रिंग के वाटर की एक छोटी सी बोतल भर ली थी। मुझे इसके बारे में परसों ही पता चला, लेकिन इसके बदले उसने काफी सारे पैसे लिए हैं। और जॉन के उदास चेहरे को देखते हुए जेनी तुरंत ही स्माइल करती है। तभी जॉन तुरंत ही हैरान होते हुए कहता है, सिस्टर तुमने तो लगभग मेरी जान ही ले ली थी। और इस टाइम पे वो काफी ज्यादा हैरान होता है। साथ यहाँ पे जो यान को पता था फ्रूट ऑफ लाइफ और उस बॉटल की स्प्रिंग वाटर का यूज करते हुए अगर जोयान सक्सेसफुली उसे रिफाइन करता है तो उसका यूज करके वो लैंगटियन की स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा सकता था, क्योंकि जॉन को जिक्सिन पिल को रिफाइन करने की अभी भी तत्काल जरूरत थी और इसमें जोयान की मदद केवल लैंगटियन ही कर सकता था। साथ ही जहाँ तक टीम फाइटिंग स्किल की बात थी जो उनके पास थी, उसको कल्टीवेट करने के लिए सभी की स्पिरिचुअल पावर में थोड़ा थोड़ा सुधार होने की जरूरत थी। इसलिए जॉन 9 स्प्रिंग के वाटर को इकट्ठा करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। साथ ही वो जो टेक्निक थी उसका नाम था हेवनली फायर लियान चैंग, जो कि एक टीम स्किल था, जो कि आपको पता होगा स्टार्टिंग में काफी एपिसोड के बाद मिल गई थी। वो कहाँ मिली थी वो मुझे याद नहीं, लेकिन मिली थी। तभी जेनी जॉन की बात को सुनते हुए तुरंत ही कहती है, तुम हर बार हमें सरप्राइज करते हो, तो क्या इस बार मैं तुम्हें सरप्राइज नहीं कर सकती थी? जिस पे जॉन कहता है, वास्तव में अगर सरप्राइज ऐसा है तो मैं सरप्राइज नहीं होना चाहता। तभी जेनी हल्के से स्माइल करते हुए अपने कपड़े सीधे करते हुए कहती है, एक और अच्छी खबर है, जो बैटल स्किल्स का स्पेशल ऑक्शन हाउस ऑर्गेनाइज किया जाना है वो 2 महीने बाद ऑर्गेनाइज होगा। साथ ही इनविटेशन लेटर काफी ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में सभी जगह भिजवा दिए गए हैं और जैसा कि मुझे उम्मीद है सभी क्लेन्स और छोटे बड़े क्लेन्स और पावरफुल क्लेन्स इसमें पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। जो सुनकर तो जॉन कहता है, बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए था, होशियार हैं आप। जिसके बाद जॉन उन दोनों को अलविदा कहते हुए अपने एल्केमी रूम के अंदर चला जाता है। तभी जेनी थोड़ा सा नाराजगी जताते हुए कहती है, अभी तो तुम रिट्रीट से वापस आए और क्या तुम फिर से कल्टीवेशन करने के लिए अंदर जाना चाहते हो? क्या कल्टीवेशन करने के अलावा तुम और कुछ नहीं करते? साथ ही इस टाइम पे वो उदास और निराश भी होती है। तभी जो यान जेनी की तरफ देखता है और इसके बाद जो यान की पीठ को देखते तरफ वो एक काफी ज्यादा मिस्टीरियस सी स्माइल करता है कि ये लड़की तो फंस गई। दूसरा एल्केमी रूम के सामने खड़ा होकर जोयान जेनी को काफी देर तक देख रहा होता है और काफी हैरान भी होता है, लेकिन तुरंत ही जोयान खुद को कंट्रोल करते हुए कहता नहीं, लड़की का चक्कर नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। और ध्यान भटकने से रोकते हुए जोयान अपनी पूरी कोशिश करता है कि खुद को रोक सके,
क्योंकि जॉन सोल फाइटिंग स्किल को ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहता था। साथ ही साथ जॉन यहाँ पे पिल्स को भी रिफाइन करना चाहता था। साथ ही जो सोल लव पिल थी उसे रिफाइन करना भी सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जॉन के पास केवल एक ही चांस था और इस पिल का यूज करते हुए स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाया जा सकता था। इसीलिए जॉन अपनी आंखों को बंद करके रिट्रीट में चला जाता है और धीरे धीरे अपनी पावर को कंडेंस करने लगता है। तो चलो गाइस, इसके साथ इसे यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में पिल रिफाइन